मैं मृत्युंजय निरामय ज्योतिष के इस मंच पे आपका स्वागत करता हूं। आज हमारे बीच अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्यात प्राप्त अपनी कविताओं के द्वारा लोगों को हंसाने वाले श्री दिनेश बाबरा जी, जो कि हमारे भैया भी हैं। अब इस मंच पे उनका मैं स्वागत करता हूं। आज इनका एक अलग रूप, एक अलग आध्यात्मिक स्तर, एक इनकी जिज्ञासा, उनके कुछ प्रश्न, आज मैं उन प्रश्नों का उत्तर देने का कोशिश करूंगा। तो भैया, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जय श्री राधे। जय श्री राधे। निरामय ज्योतिष के मंच पर आज मुझे मृत्युंजय जी ने आमंत्रित किया और मैं उपस्थित हुआ हूँ, क्योंकि मैं भारत में हूँ और भारत आस्था का देश है। इसमें ज्योतिष विज्ञान, एक शब्द ज्योतिष के साथ विज्ञान भी जुड़ा है। ये साबित करता है कि ज्योतिष का अपना एक स्थान है। लेकिन बहुत सारे मन में प्रश्न होते हैं और मुझे जब पता चला कि मेरे परिवार में ही इतने विद्वान हैं, तो मुझे लगा कि इनसे बातचीत करके अपने कुछ प्रश्नों का उत्तर लेना चाहिए। तो मृत्युंजय जी, मेरा पहला प्रश्न ये है कि आज की तारीख में मनुष्य के जीवन में ज्योतिष कितना उपयोगी है वैज्ञानिक दृष्टिकोण से? ये मेरा आपसे पहला सवाल है। जी भैया, ज्योतिष की उपयोगिता वैज्ञानिक दृष्टिकोण से हमारे जीवन में समझने से पहले हमें थोड़ा सा ज्योतिष को समझना होगा कि ज्योतिष है क्या। ज्योतिष इन प्लैनेट्स का एक खेल है हमारे जीवन में। उनका क्या प्रभाव पड़ रहा है? जैसे छोटे छोटे एलिमेंट्स होते हैं, उनका प्रभाव हमारे जीवन में पड़ रहा है। तो ये तो बहुत बड़े पिंड है, तो इनका एक बल है हमारे ऊपर लग रहा है। जैसे अब आप वैज्ञानिक दृष्टिकोण से समझना चाह रहे हैं, तो सूर्य क्या है? सूर्य हमको प्रकाश दे रहा है, सूर्य ऊर्जा दे रहा है। जब हमको कैल्शियम की प्रॉब्लम होती है हमारे शरीर में, तो डॉक्टर्स बोलते हैं कि विटामिन डी की कमी हो रही है, आपको सूर्य की ऊर्जा लेनी चाहिए। जब आप इमोशनली ब्लैकमेल होते हैं या आपको इमोशनल डिस्टर्ब कर रहा होता है, आप डिप्रेशन के शिकार होते हैं, तो लोग बोलते हैं किसी जलराज के पास पहुंचिए, बैठिए, वहाँ पे जाके शांति का स्थान लीजिए, माँ के पास जाइए। माँ क्या है ज्योतिष में? चंद्रमा है। जलराज क्या है? चंद्रमा है। तो चंद्रमा को शीतलता देता है। आप खुद स्वतः इस चीज़ को समझने की कोशिश करिए। सबसे ज़्यादा आप शांत कब होते हैं? पूर्णिमा की रात में या अंधेरे की रात में? जितनी कविताएं लिखी गई, जितनी भी चर्चाएं होती हैं, वो जब कवि लिखता है तो वो पूर्णिमा की रातों पे, या जब हम दुख की बात करते हैं, अंधेरे की बात करते हैं, तो हम उन अंधेरी रातों में बात करते हैं। तो ये सब दृष्टिकोण, जब गुरु की बात करते हैं तो वहाँ पे बृहस्पति आ जाता है, जब लग्जरी की बात करते हैं वहाँ पे शुक्र आ जाता है, जब आपके बल की बात होती है तो वहाँ पे मंगल आ जाता है। तो बहुत सारे जब सिस्टम मिलते हैं, उनके आंकड़े मिलते हैं, तब जाके ज्योतिष का प्रादुर्भाव होता है। और ज्योतिष के आंकड़े आपके जीवन को इस तरह से मार्गदर्शित करते हैं कि जैसे आज के डेट में आपका कोई पैटर्न लाइफ का है, वो आने वाले समय पे क्या घटित होने वाला है, उसका आंकड़ा, उसका एक ग्राफ बना के दे देता है कि इतने टाइम बाद आपके साथ ये होने वाला है। आप उस चीज को कहाँ तक, किस हद तक टैकल कर सकते हैं। तो ज्योतिष आपके जीवन को सुगम बनाने का प्रयास करता है कि किस हद तक आप जाके उसको सुगम बना सकते हैं। मेरा दूसरा सवाल ये होगा, क्या ज्योतिष के माध्यम से डेस्टिनी बदली जा सकती है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन आपने किया है, और शायद और पूरी तरह से ज्योतिष डेस्टिनी का ही खेल है। अच्छा। डेस्टिनी और प्रारब्ध। तो डेस्टिनी आपको समझना है। डेस्टिनी कैसे है? डेस्टिनी आपके कुछ पूर्व जन्म के कर्म है, उनके द्वारा बना। आपके हाथ में आपका कर्म है, डेस्टिनी आपके हाथ में नहीं है। डेस्टिनी का मतलब क्या है कि आपका जन्म किस घर में होना है, आपके पिता कौन होने वाले हैं, आपके माता जी कौन होने वाले हैं, आपके भाई बहन कौन होने वाले हैं, ये आप डिसाइड नहीं कर सकते हैं। तो जो आप डिसाइड नहीं कर सकते हैं वही आपकी डेस्टिनी है। अच्छा। फॉर एग्जाम्पल, आप मार्केट में अपनी गाड़ी लेके निकले और आपकी गाड़ी से एक्सीडेंट हो गया। अगर आपने पहले से एज्यूम करके किया है तब तो वो तो आपके वर्क में आया, लेकिन आपने कोई एज्यूम नहीं किया है, कोई आपकी प्लानिंग नहीं थी, लेकिन आपके हाथ से एक्सीडेंट हो जाता है, चोट किसी को लग जाती है, तब वो डेस्टाइन था, वो डेस्टिनी थी। लेकिन डेस्टिनी के बाद जो कार्य होने वाला है वो आपका स्वतः का कर्म है कि आप उस पर कोई केस करने वाले हैं, या आप पे वो केस करेगा, या उस मैटर को आप कहाँ तक बढ़ाएंगे। तो वो आपका विल पावर हो गया कि आपने उसको डिटरमाइन काम किया है। लेकिन डेस्टिनी वहीं तक है जब आपके हाथ में कार्य नहीं होते हैं। जैसे आपका बर्थ कहाँ है, आपके माता पिता कौन है, आपके भाई बहन कौन है, लेकिन आगे का जो प्लान है ये आपके जीवन के वो सिस्टम बनाते हैं कि जहां पे आप अपने हाथ से स्वतः से कर्म करते हैं। अगर डेस्टिनी सब कुछ होती तो गीता का वो रहस्य कर्म बाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन में श्री कृष्ण को हम झुठला रहे होते। अगर डेस्टिनी में सब कुछ हो जाए तो सिंपल सा मैटर है कि डेस्टिनी बदली नहीं जा सकती है, लेकिन अपने कर्म के द्वारा उस डेस्टिनी के रूप को हम टैकल कर सकते हैं। जैसे जब हमने ज्योतिष के बारे में समझा, तो ज्योतिष एक टार्च बीरर का काम कर रही है कि सड़क पे आने वाले उस गड्ढे को, सड़क मतलब क्या है, आपका जीवन, और उस गड्ढे पे जो रास्ते में कभी आपको दिक्कत आने वाली है तो उसको बता देगी कि इस टाइम पे आपके रास्ते में ये गड्ढा आने वाला है। गड्ढा हट नहीं रहा है,
समझने वाली बात है, गड्ढा वहीं का वहीं पड़ा हुआ है, लेकिन ज्योतिष के द्वारा एक टार्च पड़ गया, उस पर प्रकाशित हो गया। अब आप गड्ढे को देख लिए, अब आपके पास ज्ञान होना चाहिए कि मुझे गाड़ी यहाँ पे मूव करनी है, या रास्ता बदलना है, या रास्ता चेंज करके निकल जाना बाहर। तो ज्योतिष आपको सिर्फ रास्ता दिखा रही है, लेकिन आपके हाथ में कर्म है, आपको कर्म करना है, चीजों को बदलनी है। तो डेस्टिनी आप नहीं बदल सकते हैं, लेकिन अपने कर्म के द्वारा डेस्टिनी के पैटर्न को चेंज करते हुए अपने जीवन को सुगम बना सकते हैं। ओके, ये दोनों उत्तरों से मैं बहुत संतुष्ट हुआ हूँ, लेकिन एक तीसरा प्रश्न इसी जगह पे पैदा होता है कि एक ही ग्रह में, एक ही समय में, एक ही कालखंड में, एक ही स्थान में कई बच्चे जन्म लेते हैं, कई जीव जन्म लेते हैं। तो उस समय एग्जाम्पल के तौर पे मोदी जी जिस समय पैदा हुए होंगे, उस समय बहुत लोग पैदा हुए होंगे उसी ग्रह, उसी नक्षत्र में, मगर मोदी जी आज प्रधानमंत्री हैं और वो कहाँ है, भगवान ही मालिक है। तो अगर नक्षत्र काम करता है या समय काम करता है, मूलांक काम करता है, तो मोदी जी के समय जन्म लेने वालों सारे लोगों की स्थिति मोदी जी जैसी क्यों नहीं है, अगर ज्योतिष इस बारे में उत्तर दे पाए तो। आपका ये क्वेश्चन इतना डीप है कि अगर इसको डीप में जाए तो इसको एनालिसिस करने में बहुत टाइम लग जाएगा, लेकिन मैं एस्ट्रोलॉजिकली ही आपको समझाने की कोशिश करूंगा। ज्योतिष में जब हम लग्न चार्ट बनाते हैं तो लग्न चार्ट में एक आता है 5th हाउस, पंचम हाउस। तो 5th हाउस में क्या है कि 9 से 9th है, पंचम भाव का प्रारब्धा है। मतलब कि कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपने पूर्ण जन्म से लेके आए हुए हैं। जब आपका जन्म होता है, उस जन्म के समय आपकी जब मृत्यु हो रही है, तो उस समय आपकी जब आत्मा एक नई यात्रा के लिए शुरू कर रही है, तो आपको लगता है कि आपका एक यात्रा समाप्त हो चुका है, लेकिन नहीं, आपकी आत्मा की यात्रा तब तक चलती रहती है जब तक आप उस परम तत्व में मिल नहीं जाते, मोक्ष को प्राप्त नहीं कर लेते। दैट इज द मेन फिलॉसफी ऑफ एस्ट्रोलॉजी। तो अब आत्मा आपकी कहीं रुकी, अब रुकी कहाँ पे, जहां पे आपका मन क्या है, मन के ऊपर काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर्य का एक लेप लगा हुआ है। आत्मा तो मिलनी चाहती है परम तत्व से, लेकिन उसके ऊपर एक सीमेंटेड है, एक मिट्टी पड़ी हुई है इन्हीं 6 रूपों का, तो जिसके कारण आत्मा परम तत्व से मिल नहीं पाती है, क्योंकि उसके मन का लेप लगा हुआ है। लेकिन जब व्यक्ति अपने आप को समझ पाता है, उस परम सत्य को समझ पाता है, तो वो मन से विरक्त हो जाता है। तो जब डिटैच होता है तो मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। लेकिन मान लीजिए कोई व्यक्ति यात्रा पे है, ट्रेवल कर रहा है, मन पे उसकी कमांड नहीं हो पाई है, तो उसकी कुछ वासनाएं हैं, कुछ उसकी डिजायर्स हैं। अब उस डिजायर के फलीभूत होके वो नए जन्म को ग्रहण करता है। तो जहां तक आप यात्रा किए हुए हैं, मान लीजिए आपके अंदर पॉलिटिक्स था कि मुझे पॉलिटिक्स करनी है, मुझे देश के लिए हित करना है, मुझे देश प्रेम में आगे बढ़ना है, तो आप यात्रा अगले जन्म में वहीं से शुरू करेंगे। आपका डेस्टिनी पैटर्न वही रहेगा। राहु 10th का आपको राजनीतिक बनाता है, बहुत सारे लोग कुंडली में 10th का राहु बन जाएगा, वो राजनीति में ले जाएगा। तो आपको डेस्टिनी में ले जा रहा है कि आपको पॉलिटिक्स में करना है, पॉलिटिक्स में आपको आना है। लेकिन अगर आपका प्रारब्ध उस लेवल का नहीं है, तो आप क्या करेंगे, आप अपने घर में राजनीति कर रहे होंगे या एक गांव के छोटे से नेता बन के रह जाएंगे, लेकिन आपका मेन कर्म जो होगा वो पॉलिटिक्स या राजनीति से ही रहेगा। हो सकता है आप किसी वर्क प्लेस में वहां पे आप पॉलिटिक्स कर रहे हैं, षड्यंत्र कर रहे हैं, लेकिन मेन जो थीम है ग्रह वही काम कराएंगे, लेकिन आपका प्रारब्ध ठीक है, 5th हाउस आपका बहुत मजबूत है एस्ट्रोलॉजिकली, तो आप उस कर्म का एक एरिया, एक स्फीयर आपका बड़ा हो जाएगा, और आप ना केवल देश में फेम करेंगे, बाकी विश्व स्तर पे फेम करेंगे। अब आपका सूर्य बहुत अच्छा है तो आपको यश पद प्रतिष्ठा देने वाला है, लेकिन अगर वही सूर्य बहुत लोगों का अच्छा होगा, लेकिन अगर आप प्रारब्ध 5th हाउस आपका नहीं ठीक है, तो आपको फेम देगा, लेकिन लिमिटेड रूप में फेम देगा। हो सकता है आप मित्रों के बीच में आपको यश प्राप्त हो, लेकिन अगर आपका 5th हाउस बहुत अच्छा है तो आपकी प्रतिष्ठा, आपका यश विश्वविख्यात हो जाएगा। एक थ्योरी है, जब 5th, 6th, 7th के लॉर्ड कंबाइन करते हैं, कहीं सेंटर में मिल जाते हैं, मतलब केंद्र में 1, 4, 7, 10 में बैठ जाते हैं, या इनका कहीं से भी लग्न में प्रभाव बन जाता है, तीनों का, 5th, 6th, 7th के लॉर्ड का, तो ये मान चलिए इस व्यक्ति की प्रतिष्ठा, यश निश्चित रूप से विश्वविख्यात होगा ही होगा। क्या बात है। तो ये 5th हाउस का आपकी कुंडली में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। बिना 5th हाउस के अच्छा हुए आपकी पूरी लाइफ का जो डेस्टिनी है, प्रारब्ध कि आप कहां तक बढ़ेंगे, आपकी यात्रा कहां तक जाएगी, ये कुंडली का 5th हाउस ही डिफाइन करता है। बहुत ही मैं बहुत ही उत्सुक हो रहा हूं इतना अच्छा उत्तर पा करके, इतना अच्छे से आप समझा रहे हैं। तो मेरा अगला सवाल ये बनता है कि किसी भी ज्योतिषी को हाथ रेखा वाले को हाथ दिखाओ या कुंडली दिखाओ, सब लोग 6 महीने बाद का प्रिडिक्शन करते हैं। एकदम। मैं जानना चाहता हूं कि भाई कल का क्यों नहीं किया जा सकता है, या जब एक घड़ी आधों में पुनियाद घड़ी बटी हुई है सबका, तो सॉरी, तो कल आप बता देना कि सोमवार को आपके जीवन में 12 बजे घटित होने वाला है, तो हम लोग प्रिडिक्शन जो करते हैं या जो भविष्य वक्ता लोग हैं उनसे मैं जानना चाहता हूं कि आप दूसरे दिन का या सप्ताह के बाद का भविष्य क्यों नहीं बता पाते हैं। देखिए भैया,
एस्ट्रोलॉजी में घड़ी घंटे तक का भी प्रेडिक्शन किया गया और होता है। अच्छा। लेकिन उसके लिए एक्यूरेसी कब बन पाती है? जब कुंडली बहुत बेहतरीन बनी हो, उसकी गणनाएं पूरी तरह से, जो मैथमेटिक्स उसकी गणना है वो उस दशा के सीक्वेंस में डिफाइन करती है। अब जो पहले के ज्योतिषाचार्य रहते थे वो हस्तलिखित कुंडलियां बनाते थे, उससे दशा का पैटर्न बहुत बेहतरीन होता था। ठीक है, आज सॉफ्टवेयर्स हैं, उनका भी कैलकुलेशन होता है, लेकिन हम आज की डेट में कहाँ तक का कर पाते हैं प्रेडिक्शन? महादशा, अंतरदशा और प्रत्यंतर दशा, इन 3 स्तर पे जाते हैं। उसके बाद जो प्राण दशा, सूक्ष्म दशा, सूक्ष्म दशा जो चलती है वहां पे एक्यूरेसी नहीं मिल पाती है। लेकिन अगर हमको साल तक का देना हो, 3 महीने तक का देना हो, 1 मंथ का देना हो, वीक तक का देना हो, प्रेडिक्शन आती है। मैंने खुद किया है कि आपको आज की डेट में कुछ प्रॉफिट होने वाले, कुछ धन लाभ होने वाला हुआ है लोगों को, लेकिन एक्यूरेसी तभी बेहतरीन मिल पाती है जब ज्योतिष की गणना, ज्योतिष जो कुंडली आपकी बन पा रही है वो एकदम बेहतरीन बनी हुई है, उसके आंकड़े स्पष्ट हैं, जो जन्म वर्ष आपका टाइम का है, प्लेस, मतलब चीजें अगर गणनाएं सही मिल रही हैं तो प्रेडिक्शन एक्यूरेसी बेहतरीन बनेगी। प्रॉब्लम कहाँ फंसती है? देखिए, जैसे मैथमेटिक्स में, जो मैथमेटिक्स का लोग थोड़ा बहुत समझ जानने वाले होंगे, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट आता है। अब सोचिए 27 नक्षत्र हैं, 27 नक्षत्र के 4 चरण हैं, 12 राशियां हैं, 9 ग्रह हैं। अब कॉम्बिनेशन इतना कितना वाट बन जाता है। फिर उसके बाद हर ग्रह का एक कारकत्व है, कालपुरुष की कुंडली अलग ले ली जाती है, फिर आपका अलग लग्न बनता है, तो इतने कॉम्बिनेशन, परम्यूटेशन हो जाते हैं। अच्छा, वर्तमान के ज्योतिष है, मैं किसी पे कमेंट नहीं कर रहा हूँ। अगर जैसे आपसे हम कल चर्चा कर रहे थे, आपने अपनी कविता के बारे में बताया कि कविता एक साधना हो गई। मैंने कविता लिखा तो, लेकिन जब मैं कविता लिख रहा हूं तो उस 15-20 मिनट के रूप में मैं वो नहीं रह पाता हूँ। सही बात। मैं वो दिनेश नहीं रह पाता हूँ जो मैं हूँ। सही बात। मैं एक अलग दुनिया में रहता हूँ, तो वो होती है साधना। तो ऐसे एस्ट्रोलॉजी है, जब तक कोई व्यक्ति साधना नहीं कर रहा है, अब एक एस्ट्रोलॉजी है तो इसके लिए व्यक्ति को गायत्री उपासक होना ही होना है। अगर वो गायत्री उपासक नहीं है, क्योंकि ये प्रभु के द्वारा दी हुई शिक्षा है ना, ये पराशर ऋषि के द्वारा दी गई शिक्षा है ना, तो जब इस ज्ञान का उपयोग कर रहे हैं तो पहले उसके लिए योग्य बनिए, योग्यता धारण करिए। अब योग्यता धारण करने के लिए क्या है? आपको सूर्य का उपासक बनना है, आपको गायत्री का उपासक बनना है। बिना गायत्री के उपासक की आप ज्योतिष समझ सकते हैं, उसके फिलॉसफी को समझ सकते हैं, लेकिन जब बात प्रेडिक्शन की आएगी, आपका प्रेडिक्शन कितना सही हो रहा है, उसके लिए एटलीस्ट आपको गायत्री का उपासक होना ही होना है। कुछ जो सत रज तम की बात होती है उसमें आपको सत्व गुणी होना ही होना है। अब आप रजगुण से ओतप्रोत हैं, आप ऐश्वर्य के पीछे भाग रहे हैं, पैसे के पीछे भाग रहे हैं, पैसा आपको मिल जाएगा, लग्जरी मिल जाएगी, लेकिन आपकी प्रेडिक्शन एक्यूरेसी नहीं मिलेगी, क्योंकि आपको संत बनना है। आप वो फिलॉसफी दे रहे हैं, ऋषियों की ज्ञान दे रहे हैं, तो ऋषि तुल्य पहले अपने लाइफ को, पैटर्न को समझिए तो सही। तो एस्ट्रोलॉजी में गलती नहीं है। एस्ट्रोलॉजी को प्रमोट करने वाले, एस्ट्रोलॉजी को पढ़ने वाले, उसको आगे ले जाने वाले, उन सूत्रों को समझना तो आसान है, लेकिन सूत्रों को एक्सप्लेन करके किसी कुंडली पे एक्सप्लेन करना वो टफ हो जाता है। तो प्रेडिक्शन तभी तक सही होता है जब हम करने वाले सही हों, मतलब एस्ट्रोलॉजर सही है, अगर वो गायत्री का उपासक है, एक साधना कर रहा है, 100% गारंटी है कि उसको वाक सिद्धि हो जाती है। बृहस्पति का सेकंड भाव से संबंध बन जाए, द्वितीय से संबंध बन जाए, तो ये मान के चलिए कि वो उसके पास वाक सिद्धि है। और कुछ योग होते हैं कुंडली में, जैसे बृहस्पति केतु का मोक्ष त्रिकोण में अगर बैठ जाए, 4, 8, 12 में बैठ संबंध बन जाए। अब ऐसे लोग अगर एस्ट्रोलॉजी के फील्ड में उतर जाएं तो वो एस्ट्रोलॉजी के द्वारा ही पहचाने जाएंगे, और एस्ट्रोलॉजी के द्वारा उनकी मोक्ष की प्राप्ति, क्योंकि वो दुनिया में लोगों की पीड़ाओं को हर रहे हैं एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से। तो सिंपल सा मैटर है कि एस्ट्रोलॉजी सही है, उसके प्रेडिक्शन की एक्यूरेसी दी जा सकती है, लेकिन अगर एस्ट्रोलॉजर अपनी साधना में एकदम डूबा हुआ है तो वो एस्ट्रोलॉजी को नॉट ओनली प्रोफेशन जी रहा है, वो एस्ट्रोलॉजी को अपने धर्म, अपने साधना में ला रहा है। जैसे आप अपनी कविताओं के द्वारा जब कविताओं में डूबते हैं तो आप साधना कर रहे होते हैं। तो सिंपल सा मैटर ये है। अब आ जाते हैं रेमेडीज पर कि ज्योतिष में ये जो रेमेडीज का भूमिका है वो कितनी सही है और वो कितने फायदेमंद है, और बिना रेमेडीज के क्या ज्योतिष फलीभूत नहीं होता है? देखिए, जो वर्तमान परिदृश्य है ज्योतिष का, वो रेमेडीज तो आपको करनी है। मैं रेमेडीज जो मैं प्रेफर करता हूँ, जो मैं करने के लिए बोलता हूँ, मैं उन ग्रहों या तो पूजा, अब समझना है कि ग्रहों के कई रूप हैं। अब वो जल राशि में बैठा हुआ है, वायु तत्व में बैठा हुआ है, भूमि तत्व में बैठा हुआ है, वायु मतलब वो जिस तत्व में बैठा हुआ है उसके अनुसार उसका रेमेडीज दी जाती है। कब आपको मंत्र का प्रयोग करना है, कब आपको रत्न पहनना है, कब आपको हवन करना है, ये आपके ग्रह की स्थिति बताती है। अब अष्टमेश का क्या उपाय करना है, द्वादशेश का क्या उपाय करना है, तो उपाय आता है, लेकिन उपाय कब कारगर होता है ये समझने की बात है। वर्तमान में
आप ये मत समझिए कि हम बहुत बड़े महंगे उपाय करेंगे तो ही वो कारगर होंगे। उपाय आपको करने हैं, मेन चीज है कि आपका उपाय हर लग्न के लिए, हर स्थिति के लिए अलग अलग होना है। कोई ग्रह खराब नहीं है, कोई ग्रह उच्च का हो रहा है तो बहुत अच्छा नहीं देने वाला है, नीच का हो रहा है तो बहुत नेगेटिव नहीं देने वाला है। समझना ये है कि रेमेडीज अगर आपके लिए वर्क करनी है तो समझना है कि वो ग्रह आपके लिए कितना कारकत्व रख रहा है उस प्लेनेट, आपके लग्न के लिए। तो जैसे अगर आपका सूर्य नीच का हो रहा है तो आप सिंपल सी बात है, सूर्य को जल्दी देना शुरू करिए। सूर्य सुबह जग जाता है, जगने का मतलब क्या है कि आप मॉर्निंग में उठ रहे हैं 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे उठ रहे हैं, आप रात में लेट नाइट जग रहे हैं। तो सिंपल सी बात, आपको सूर्य को ठीक करना तो अपने वर्क को ठीक करिए, अपने पैटर्न को ठीक करिए। वो बोलता है कि आपको अपने लाइफ में एक डिसिप्लिन लाना है, अनुशासन लाना है। अब शनि किसी का निगेटिव दे रहा है तो शनि आलस्य का कारक है, बहुत स्लो मूविंग प्लेनेट है, 2.5 साल तक एक घर में रहता है तो आपकी गति को स्लो कर रहा है। तो सिंपल सी बात क्या है कि आपको अब नेगेटिव हो रहा है, मतलब आपको आलस्य आ रहा है, आपको अपने आप को एक्टिव रखना है, आपको अपने प्रैक्टिकल लाइफ को मोटिवेट करना है, आपको शनि बोलता है पेशेंस भी रखने के लिए। अब भाई सिंपल सी बात, बहुत स्लो चल रहा है, मतलब क्या है कि आपको धैर्य रखना है जीवन में, चीजें इतने आसानी नहीं देगा। अच्छा, शनि परफेक्टनेस का काम भी करता है, न्यायप्रिय है। आप जब अपने वर्क के साथ न्याय नहीं कर रहे होते हैं, आपका शनि आप खराब कर रहे होते हैं, सिंपल सी मैटर है। तो जो रेमेडीज होती हैं वो मंत्र के द्वारा, अपने कर्म के द्वारा और उन कार्यों के द्वारा उन चीजों को ठीक किया सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर राहु के द्वारा आपको भ्रम क्रिएट हो रहा है, क्योंकि राहु इल्यूजन का ही क्रिएशन करता है, वो भ्रम क्रिएट करता है, तो आपको उसमें गुरु की जरूरत है। चाहे आप अपने गुरु को ठीक कर लें, या आप जब लाइफ में कोई बहुत बड़ा डिसीजन लेने वाले हो, जब आपकी खासकर राहु के साथ चल रही हो, तो किसी ऐसे व्यक्ति से आप अपना मार्गदर्शन लें जिसको आप गुरु मानते हो, या जिसको आप फील करते हो कि नहीं ये मेरे लिए गुरु का काम करेंगे, मुझको सही पद दिखाएंगे। तो ये रेमेडीज हैं। जरूरी नहीं कि आप कोई तत्व का जो है कोई रत्न पहन ले रहे हैं या मंत्र कर रहे हैं, आप अपने कर्म के द्वारा ही ग्रहों को ठीक कर सकते हैं। तो मैं जो रेमेडीज पे बात करता हूं, मैं वो वर्क के द्वारा ही बात करता हूं। ग्रेट। अंतिम सवाल मेरा ये कि मेरी कुंडली कला आपने देखी है जी भैया, तो मेरे बारे में आप एक कोई ऐसा भविष्य बताइए, भविष्य फलित करिए जिससे मैं इस बात को भविष्य में कह सकूं कि ये जो भविष्य बताया था वो मृत्युंजय जी ने बताया था। भैया आपने तो कल देखा है, कुंडली के बताने से पहले अगर आपने अपनी समस्या किसी को बता दी, किसी भी ज्योतिषाचार्य को बता दी, मैं कमेंट नहीं करूँगा किसी ज्योतिषाचार्य पे, तो अगर वो थोड़ा भी समझदार रहेगा तो आपके इमोशन से वो खेल जाएगा। मैं सबको ये समझाना चाहूंगा कि कभी भी अपनी समस्याएं बताएं ना, आप अपना डेट ऑफ बर्थ शेयर करें, दें। अगर वो रियल में एस्ट्रोलॉजर है तो समस्याएं आपकी वो समझ जाएगा और वो बताएगा कि ये प्रॉब्लम है। जब आप हम लोग मिले, सिंपल से मैंने बोला कि आप चंद्रमा ओरिएंटेड व्यक्ति हैं, आपका चंद्रमा कहीं ना कहीं 10 से या चंद्रमा उच्च का या पूर्णिमा का, मैंने पहला ही एनालिसिस आपका किया जब मैंने बर्थ चार्ट खोला तो आपका चंद्रमा उच्च का भी 10th हाउस में मिला, प्रूफ हो गया कि एस्ट्रोलॉजी है। अब बात करते हैं, आपने कहा प्रेडिक्शन में आपको दूं, प्रेडिक्शन क्या दे रहा हूं मैंने कुंडली आपकी देखिए, मैं ऑन एयर सबके सामने बोलना है मुझे। फरवरी 26 के बाद अभी जो आपकी ख्याति है, ये ख्याति आपकी कुछ भी नहीं है। फरवरी 26 से लेके 27 के बीच में आपको एक बढ़िया सम्मान राजकीय स्तर पे, क्योंकि आपकी चल रही है दशा इसमें बृहस्पति का, और फरवरी 26 से आपका बृहस्पति में सूर्य चलेगा। अब आप सिंह लेने के जातक हैं, बृहस्पति इनका भाग्य भाव में बैठा हुआ है, हालांकि सूर्य इनका अष्टम में बैठा हुआ है, लेकिन वो मित्र घर में बैठा हुआ है, मीन राशि में बैठा हुआ है, और बृहस्पति जो है सूर्य के उच्च राशि मेष का है और भाग्य में बैठा हुआ है। तो जब से 2015 से जब से बृहस्पति के हिसाब की शुरू हुई है, आप खुद फील किए होंगे कि आपकी लाइफ में लक फैक्टर कैसे कैसे काम कर रहा है। अब वर्तमान में सूर्य चल रहा है, सूर्य क्या पद देने वाला है, सूर्य रॉयल प्लेनेट है, राजसी प्लेनेट है। तो निश्चित रूप से फरवरी 26 के बाद अगस्त 27 के बीच में आपको एक बढ़िया पद की या राजकीय सम्मान, जिसको बोल सकते हैं कि हाँ मैं प्रतिष्ठित हूँ। और जब मैंने आपको आगाह भी किया, जब 29 का टाइम आएगा 2029 का समय, तो आपको थोड़ा सतर्क रहना, क्योंकि उसमें बृहस्पति में राहु चलेगा। और बृहस्पति राहु एक ऐसा टाइम जोन होता है जब आदमी को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करता है। अगर आदमी अनइथिकल हो जाए तो उसको अपने इथिक्स पे काम करना है, अपने धर्म को रखना है, क्योंकि दशाएं आपको समझाने के लिए आती हैं, पीड़ा आपको कुछ ना कुछ देने के लिए आता है, आपको समझाने के लिए आता है कि ये स्थिति नहीं है, आपका सत्य ये है। तो मेरा एक प्रेडिक्शन भैया के लिए यही है कि फरवरी 26 के बाद इनकी हाइट और जिनकी इनकी पॉपुलैरिटी है ये बहुत जबरदस्त बढ़ने वाली है। एक टाइम आएगा जब इनकी शनि दशा चलेगी, शनि इनका 12th हाउस में वर्गोत्तम बैठा हुआ है, तब ये एक जो अभी स्टार्टिंग इंटरनेशनल लेवल पे शुरुआत उनकी हुई है वो बहुत बड़े लेवल पे हो जाएगी। और जो दिन एक फेम बन चुके हैं, एक अपने आप में एक ब्रांड बन चुके हैं, तब इंटरनेशनल लेवल पे बहुत ही विख्यात होने वाला है। और
भैया ये आपके लिए मेरा एक प्रेडिक्शन था छोटा सा। आज मृत्युंजय जी से बात करके कुछ न हो तो कम से कम मैंने अपना भविष्य तो जान ही लिया है कि 2026 फरवरी में ईश्वर मुझे कुछ नवाजने वाला है, कुछ देने वाला है। लेकिन निश्चित रूप से युवा जब ऐसे विषयों में आते हैं तो मुझे लगता है कि भारत का भविष्य सुरक्षित है। भारत की जो ख्याति है, भारत की जो ख्याति है, भारत के जो ज्ञान है, भारत के जो शोध हैं, वो पूर्ण रूप से सुरक्षित है। मैं बहुत शुभकामनाएं दूंगा कि मृत्युंजय जी का खूब बड़ा नाम हो इस क्षेत्र में, ज्योतिषाचार्य के रूप में, क्योंकि मैंने 2 दिन में महसूस किया है कि ये इसे व्यवसाय के तौर पर कम, आत्मा के तौर पर ज़्यादा स्वीकार कर चुके हैं ज्योतिष विज्ञान को। पढ़ाई लिखाई में तो इनका यश है ही है। और मैं शुभकामनाओं के साथ ही ये बातचीत समाप्त करना चाहता हूँ। जय श्री राम, जय श्री राधे, जय हनुमान। आप पर भगवान की कृपा बनी रहे प्रभु। भैया आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इस मंच के लिए टाइम देने के लिए, क्योंकि आप हमारे अग्रज हैं और आपका हर एक सुझाव मैं उसका पालन करने की कोशिश करूंगा। और अभी इस मंच से मैं बस इतना बोलूँगा कि मैं निःशब्द हूँ आपके लिए। आपने जो संघर्ष से जिस स्थिति को आपने प्राप्त किया है, मैं बहुत जल्द एक प्रॉमिस करता हूँ अपने ऑडियंस को कि मैं उस जीवन को, उस वृत्तांत को जरूर लाने की कोशिश करूँगा। आप भी, और वो मुझे बहुत प्रसन्नता होगी कि जब मैं आपको बताऊंगा कि आप लोगों को समझाऊंगा, आप लोग समझेंगे कि इनकी स्टोरी रही है। तो भैया बहुत बहुत आपको धन्यवाद, और आप अपने अनुज के लिए इतना टाइम दिए तो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत।